हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग रीसेंट लीगल अपडेट अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो आई एम श्योर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने ये टॉपिक अपने स्कूल लाइफ में या फिर अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पक्का पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बट अपडेट ये है कि अब वो चेंज होके पूरा रिप्लेस होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन चुका है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको ओवरव्यू दूंगी, इनसाइट्स दूंगी कि एक नए एक्ट में और पुराने एक्ट में क्या की डिफरेंसेस आए हैं और कब से ये इफेक्टिव है और कहाँ एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो आपके सामने साइट है वो है consumer affairs.nic.in। इस पे बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी लीगल अपडेट्स हैं वो इस पे गई हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सो हम जो आज देखेंगे वो देखेंगे कि ये कब से इफेक्टिव हुआ। इफेक्टिव इफेक्टिव डेट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कब से आएगा। तो देखिए, ये जो आएगा ये आएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय अपॉइंट्स द 20th डे ऑफ जुलाई, दैट इज डे आफ्टर टुमारो। टुडे इज 18th एंड 20th जुलाई को ये इफेक्ट में आ जाएगा, केम इन टू फोर्स। और इसमें जो आपको नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे रखा है, सेक्शन 2, सेक्शन 26, इसमें ये चेंजेस आए हैं। बट हमें इसका ओवरव्यू लेना है। सो नेक्स्ट जो है वो ऑफिशियल गैजेट है, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि ये देखो, फर्स्ट क्या है, दिस act may be called as Consumer Protection Act 2019. It extends whole of India except state of Jammu and Kashmir, वहाँ पे ये applicable नहीं है। Thirdly, it shall came into force on such date as the central government may by notification appoint. So डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट इनैक्टमेंट हो सकता है कि मतलब कब कब वो इफेक्ट में आया, वो डिफरेंट स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। बट रिसेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया वो 20th जुलाई है। तो अब मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक एक्सप्लेनेशन अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि पहले क्या था, अब क्या था और डिफरेंसेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया, लेकिन वो किसको रिप्लेस करके आया है? वो रिप्लेस करके आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या था आने का? किसी भी एक्ट को लाने से पहले एक बिल पास होता है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल था 2019 में पास हुआ, was first introduced in Lok Sabha on 8th July 2019 by Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। ओके, फिर जब उसने अपनी बात रख ली, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? इट वाज पास्ड बाय लोक सभा ऑन 30th जुलाई 2019 एंड इन राज्यसभा ऑन 6 अगस्त 2019। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने कर दिया, कंज्यूमर अवेयर ने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। फिर जो लास्ट एक्ट से पहले जो स्टेप होता है वो होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी एसेंट मिलना। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ऑन 9th अगस्त उसको एसेंट मिल गई, इस बिल को एसेंट मिल गई और वो नोटिफाई हो गया इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन द सेम डेट। एक्सपेक्टेड डेट जो केम इन टू फोर्स, जब तक वो इफेक्ट में आएगा, वो है 20th जुलाई 2020। ओके, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर। इसका पर्पस क्या था? कमर्शियल, सॉरी, पहले हम देखते हैं इस एक्ट का पर्पस क्या था। पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों ला रहे हैं हम? टू सेव द राइट्स ऑफ द consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes। जो पहले बहुत एक लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस होता था, अब उसको कट ऑफ करके कम कर दिया है,
लाइक स्पीडी रिकवरी होगी सेटलमेंट्स की, डिस्प्यूट्स की, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू सेव द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। एज पर द एक्ट, अ पर्सन इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। ये तो एक कंज्यूमर की जो एक डेफिनेशन है वो है कि हु अवेल सर्विसेज एंड बाइज एनी गुड्स फॉर सेल्फ यूज। सेल्फ यूज को ध्यान में रखना। कंज्यूमर वो है जो गुड्स खरीदता है या सर्विसेज हायर करता है फॉर सेल्फ यूज। मैं अपने लिए खरीदूंगी या अपने लिए अवेल करूंगी कोई सर्विस, तो वो मेरा सेल्फ यूज होगा, मैं उसको कोई आगे रीसेल नहीं कर रही। सो हम देखते हैं कि इसका कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है एज पर इन ऑफिशियल गैजेट। So consumer means any person who buys any goods for a consideration. Consideration means something in return, which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid and all. मैं आपको इसे सिंपली एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैंने गुड्स खरीदे कंसिडरेशन के लिए, समथिंग इन रिटर्न, ऐसा तो मुझे कोई फ्री में देगा नहीं। तो जो कंसिडरेशन है या तो मैं वो पे कर चुकी हूँ। कंसिडरेशन का एग्जांपल लिख लेते हैं हम, कैश, ठीक है, वही होता है। सो कंसिडरेशन मैं पे कर चुकी हूँ, या मैंने प्रॉमिस कर दिया है, या मैंने आधा पे कर दिया है, या मैंने आधा पे करने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आपने जो पेमेंट है वो आपने पोस्टपोन कर दिया, डेफर कर दिया इन फ्यूचर के लिए। एंड इंक्लूड्स यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज। यूजर भी अगर कोई है, मैंने खरीदा, मैंने किसी और के लिए खरीदा, अपनी फैमिली, किसी फैमिली मेंबर के लिए खरीदा, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। एनी अदर पर्सन आ गया ना, एनी अदर पर्सन हु बाय सच गुड्स, ठीक है, वही सेम चीज, पार्टली पेड एंड ऑल। बट डज नॉट इंक्लूड, जो इसमें मेन है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु obtained such goods for resale or for any commercial purpose और एक्सप्लेनेशन। तो कंज्यूमर वही है जो अपने लिए खरीदेगा या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए खरीदेगा और उसका पर्पस रीसेल नहीं होगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल पर्पस है वो नहीं होगा। कमर्शियल पर्पस डिफाइंड एज दैट ओनली कि आपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन समथिंग इन लाइवलीहुड को करने के लिए, अर्न करने के लिए, उसके थ्रू आप बिजनेस बना रहे हो अपना, वो चीज कमर्शियल पर्पस में आएगी तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर्स सर्विसेज, यहाँ पे आपका आ जाएगा और हायर सर्विसेज, जो उसने अपने लिए करी है और जो उसकी कंसिडरेशन, अगेंस्ट कंसिडरेशन करी है। अब उसकी कंसिडरेशन या तो उसने पे कर दी होगी या प्रॉमिस कर दी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जो इसका जो वो है डिफरेंस, वो हम देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, देखो क्यों लाए हम, ये हमने देख लिया कि हमें सेटलमेंट जो है वो डिस्प्यूट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है उनको जल्दी से हमें सेटल करना है, स्पीडी जस्टिफिकेशन करना है उसका। सो देखो, ये सीपीए 1986 है और ये 2019 है। सबसे पहले रेगुलेटर, पहले रेगुलेटर कोई नहीं था, नो सेंट्रल रेगुलेटर। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी सेटअप, टू बी सेटअप मतलब वो 2019 में सेटअप होगी उसके अंडर। तो उनको क्या हो जाएगा, एक फिक्स अथॉरिटी मिल जाएगी, एक स्टैब्लिश अथॉरिटी मिल जाएगी जो पहले नहीं थी। सेकंड, ये वन हो गया। सेकंड, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। देखो कंप्लेंट जो होती है ना, नीड टू बी फाइल्ड। पहले क्या होता था, इट नीड्स टू बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट अंडर होम जुरिडिक्शन ऑफ द सेलर फॉल्स। सेलर फॉल्स इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैंने मुंबई से कोई चीज खरीदी, ठीक है, लेकिन मैं रेजिडेंट कहाँ की हूँ, मैं दिल्ली की हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ, मैंने मुंबई से खरीदी, मैं वापस आ गई और मुझे पता लगा कि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब है, मुझे उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट अराइज करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं मुंबई तो वापस जाऊंगी नहीं, मुझे वहीं करनी है। पहले ये चीज नहीं थी, पहले आपका ये नहीं था कि आप अपना कहीं से भी कर सकते हो। बट इसमें क्या आया, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फ्रॉम एनीवेयर
और फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर रिसाइड्स। तो मैं अगर दिल्ली में अब रह रही हूँ तो मैं वहां से कंप्लेन रेज कर सकती हूँ। फिर है मीडिएशन सेल्स। मीडिएशन सेल्स क्या होते हैं? पहले डायरेक्ट चीज होती थी, जैसे सेलर का जुरिडिक्शन में जो भी कोर्ट है वहां पे जाके कर दो, कोई मीडिएटर नहीं था। अब जो है कोर्ट्स कैन वर्क टूवर्ड सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन सेल्स। ठीक है। अच्छा, जुरिडिक्शन अब क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा, स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे सब था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक क्राइटेरिया था, जो मॉनेटरी लिमिट थी, वो थी वर्थ 20 lakhs। बट अब कितनी कर दी गई है? वर्थ अप टू ₹1 करोड़। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज कैन टेक अप कंप्लेंट्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एज अ कंज्यूमर आपका क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज आती है। तो जितनी उसकी वैल्यू है अप टू 1 करोड़ आप ले सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई, एज अ कंज्यूमर ऑब्वियसली मैंने कोई गुड्स परचेज किया है, मैंने कुछ गुड्स परचेज किए और मुझे उससे क्या हुआ, कुछ हार्म हुआ, तो उसके रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन नहीं था पहले, अब कॉम्पनसेशन है। कंज्यूमर हैव राइट टू सीक कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन फॉर एनी हार्म कॉस्ट। ई कॉमर्स, पहले ई कॉमर्स का ना 1986 का आपको पता है, ई कॉमर्स की बिल्कुल बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। बट अब सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। हर कोई एज अ कंज्यूमर अपनी कन्वीनियंस देखता है कि भैया घर पे आ जाए और अपना सॉर्ट कर दो। सो ई कॉमर्स पहले कोई प्रोविजन नहीं था, बट अब है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन विल कम अंडर द प्रोविजंस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट सेल्स। तो जो भी ई कॉमर्स आपके पोर्टल हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब अब कवर होंगे। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नो प्रोविजन। कैसे? कंज्यूमर्स कैन सीक हेयरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो था हियरिंग नहीं होती थी, अब वो अलाउड है। ठीक है। सो ये जो था, ये मेन डिफरेंसेस थे इसमें। तो ये जो थे मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू एक्ट। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये जो न्यू एक्ट है वो क्यों आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा। और एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ सी एस स्टूडेंट, एज अ सी एस स्टूडेंट, एज अ सी एम ए स्टूडेंट, यू शुड नो ईच एक्ट। नॉ मतलब अगर आपको डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये तो कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर, चाहे आप लीगल स्टूडेंट नहीं भी हो तो अभी आप कंज्यूमर तो हो, तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस एक्ट। ओके, so I hope आपको ये पसंद आया होगा। Do share this video if you really like it. To subscribe my channel Legal Brainry, and you can follow me on Instagram for legal updates. And thank you so much. We'll meet you in next class.